सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज बड़ा महत्वपूर्ण मौका है जिस पर हम एक खास शख्स से बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मौका इस दृष्टि से है कि आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को छुट्टी होती है और छुट्टी इसलिए होती है कि जिनको हम भारत के संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज उनकी जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की एक चर्चित शख्सियत रहे हैं। उनका जीवन काल अपने आप में चौंकाता भी है, अचंभित भी करता है और इस बात में हैरत आ जाती है कि जो शख्स अपने जीते जी उस प्रकार का जन समर्थन नहीं जुटा पाया था जैसा जन समर्थन उनके अवसान के बाद पिछले 60 साल में हमें भारत के राजनीतिक परिवेश में देखने को मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित समाज में उत्पन्न हुए थे। महार जाति से उनका संबंध था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के महू इलाके में हुआ था, वो महू जिसको सैन्य छावनी के तौर पर हम जानते हैं, पर मूलतः उनका परिवार महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता था। अपने माता पिता की वो 14वीं संतान थे। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन जिया। बहुत ही कष्टपूर्ण स्थितियां थी। उस समय छुआछूत भारतीय समाज में बड़े जोर शोर से प्रचलित थी। उसका अभिशाप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में भी पड़ा। पर इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच न केवल उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, विदेश में शिक्षा प्राप्त की, बल्कि अपने आप को दलित समाज के मसीहा के रूप में भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो कई सारे प्रसंग हमें देखने को मिलते हैं और जरूरत हो जाती है कि हम उन प्रसंगों को वर्तमान समय में समझने की कोशिश करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो गुलाम भारत में भी चुनाव जीत पाने में असफल रह रहे थे और आजादी के बाद भी भारतीय संसद में जनता के स्तर पर चुने जाने की दो कोशिशों में विफल रहे। अर्थात लोकसभा के दो चुनाव जो शख्स हार गया, वह शख्स आज इतनी बड़ी शख्सियत के तौर पर कैसे हमारे बीच में है कि हर राजनीतिक दल अपने आप को उसकी विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए लालायित रहता है। यह समझना बड़ा जरूरी हो जाता है और ऐसी उलझन में हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए जाने माने गांधीवादी विचारक कुमार प्रशांत जी खासतौर पर मौजूद है। कुमार प्रशांत जी से मेरी मुलाकात तकरीबन 3 दशक पहले हुई थी और महात्मा गांधी को जानने समझने में उन्होंने निजी तौर पर मेरा बड़ा मार्गदर्शन किया। आज अंबेडकर को स्वयं के लिए भी और आप लोगों के लिए भी समझने की कोशिश करते हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख हैं कुमार प्रशांत, धर्मयुग जैसी पत्रिका के संपादक रहे हैं। स्पष्ट विचारों के साथ अपनी बात को रखने के लिए ख्यात हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। थोड़ा दुविधा में आपको डाला है या सुविधा में मुझे पता नहीं, पर इतिहास के पन्नों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी दोनों को विपरीत ध्रुवों के रूप में देखा गया। इतिहास के पन्ने ऐसे बताते हैं कि इनके बीच ठीक ठाक किस्म का टकराव रहा। आपको स्वयं में कितनी हैरत होती है कि उन्हीं अंबेडकर को समझने के लिए हम गांधीवादी विचारक कुमार प्रशांत के दरवाजे पर खड़े हैं। इस पर कोई रोशनी देंगे? हिमांशु जी, सबसे पहले तो इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद कि आज 14 तारीख की सुबह की शुरुआत हम अम्बेडकर की याद से कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इससे अच्छा कोई संयोग हो नहीं सकता। ये गांधी और अम्बेडकर का जो विवाद है या खिंचाव है, उसको छोड़ करके मैं इतना कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर हम सब के लिए एक आईने की तरह है। अगर कभी भी आपको भारतीय समाज में एक दलित व्यक्ति की कितनी करुण, कितनी अपमानजनक और कितनी असहाय स्थिति होती है, इसका अगर कभी अंदाज भी लगाना हो तो सिर्फ अंबेडकर की जीवनी से गुजर जाने की जरूरत है। अंबेडकर का पूरा जीवन बहुत सम्मान के साथ और बहुत सहानुभूति के साथ पढ़ा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए और साथ ही यह भी संकल्प करना चाहिए हम सबको अपने व्यक्तिगत जीवन में कि कभी भी जाति, धर्म, प्रांत, भाषा, लिंग, आर्थिक हैसियत के आधार पर किसी मनुष्य का कभी अपमान नहीं करेगा। अगर इतना संकल्प हम लोग अपने जीवन में रख सकें तो शायद अंबेडकर को इससे बड़ी श्रद्धांजलि दी नहीं जा सकती। अब जिस सवाल को आपने छेड़ा है
गांधी और अंबेडकर का जो सवाल है, तो शायद अंबेडकर जानते थे, लेकिन अंबेडकर वाले कितना जानते हैं मालूम नहीं कि अगर अंबेडकर के जीवन से गांधी को निकाल दिया जाए तो अंबेडकर के जीवन में बहुत कुछ बचता नहीं है, जिसकी चर्चा आज बैठकर हम और हिमांशु करें, ऐसी कोई चीज बचेगी नहीं। और ये प्रायः गांधी के समय के जितने बड़े लोग हैं वो सब लोग बड़े हैं चूंकि गांधी कहीं मौजूद है। इस बात को जितनी भी विनम्रता से अंबेडकर वाले समझें उतना अच्छा होगा। मैं थोड़ा अतीत के पन्नों के साथ में बढ़ने की कोशिश करता हूं प्रशांत जी। ये अपने आप में कितना आपको हैरत में डालता है कि जिस दलित समाज की समाज में स्वीकार्यता नहीं थी, उसमें अंबेडकर अपने आप को 2-5 साल के सार्वजनिक जीवन में ही मसीहा के रूप में इस तरीके से प्रस्तुत कर लिए कि वो मोहनदास करमचंद गांधी के साथ में 1-to-1 बैठक कर रहे थे दलितों के हितों को लेकर। कुल मिला के 4-5 साल के तो कालखंड था जब वो अपना पढ़ लिख कर भारत वापस लौटे हैं। और जब गोलमेज सम्मेलन शुरू हो रहा है तो जितनी गोलमेज सम्मेलन की खबरें हैं उतनी ही प्रमुखता के साथ डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच मुलाकातों पर लोगों की निगाह रही। क्या किया था अंबेडकर ने महज 4-5 साल में जो इस हद तक कद्दावर शख्सियत के रूप में उभरा है कि गांधी जी को भी लगा मिलना है, अंबेडकर को तो लगना ही था कि गांधी जी से मिलना है। देखिए, अगर अंबेडकर के राजनीति में उदय से पहले की कांग्रेस की राजनीति अगर आप देखें तो गांधी जी के नेतृत्व में वो दलितों की, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की, जिनको तब हरिजन कहते हैं, उन लोगों के समर्थन और उनकी सहानुभूति की सबसे बड़ी प्रवक्ता कांग्रेस है और कांग्रेस के नेता गांधी जी हैं। लेकिन गांधी जी स्वयं दलित नहीं है। तब तक की राजनीति ऐसी थी कि दलितों के प्रवक्ता के रूप में सवर्ण लोग सामने आते थे। ये पहली बार हुआ अंबेडकर के उदय के बाद कि दलितों के प्रवक्ता बनकर एक दलित व्यक्ति सामने आया। तो इसलिए वो जो विशिष्ट स्थिति है अंबेडकर की, वो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि अब प्रॉक्सी की प्रतिनिधित्व नहीं है, सीधा प्रतिनिधित्व। और जिस अनुभव से गुजरकर अंबेडकर आए हैं, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि वो कितनी अपमानजनक और असहाय स्थिति के प्रतीक हैं, उसकी सारी कटुता लेकर आए। गांधी और अंबेडकर की पहली मुलाकात हुई है जब गांधी जी दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए जाने की तैयारी में पड़े हुए हैं। कल निकलना है और आज शाम को उनके सामने ये प्रस्ताव आता है कि कोई अंबेडकर नाम का आदमी मिलना चाहता है। वो थोड़े परेशान भी हैं, कागज पत्र में लगे हुए हैं और कहते हैं ठीक है बुला लो। तो अंबेडकर आते हैं और आते ही बहुत कटु शब्द में गांधी जी से को संबोधित करते हैं। तो गांधी जी अपने कागजों से सर उठाते हैं, देखते हैं उनकी तरफ और कहते हैं कि अपना देश अभी बहुत कठिन परिस्थिति में पड़ा है, समय नहीं है मेरे पास। तो बोलते हैं आपका देश पड़ा होगा, मेरा देश तो नहीं पड़ा है। ये बात गांधी को बहुत चौंका जाती है। वो मुलाकात बहुत अच्छी नहीं गुजरती है क्योंकि गांधी के पास समय भी नहीं है और जिस तरह से अंबेडकर उनके सामने आते हैं वो बहुत अच्छा वातावरण भी नहीं बनाता है और वो बातचीत थोड़ी आधी अधूरी सी खत्म हो जाती है। गांधी जी कहते हैं अपने सचिव को कि मैं तो ऐसा समझता था अखबारों में पढ़ के कि ये आदमी सवर्ण है जो दलितों की बात करता है। मैं आज समझ पाया कि तो खुद दलित भी है। अब देखिए इतिहास कैसी खेल खेलता है कि दूसरे दिन जिस जहाज से गांधी को इंग्लैंड के लिए निकलना है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने वाले सारे सदस्यों को उसी जहाज से निकलना है, अंबेडकर को भी उसी जहाज से निकलना है। और शायद जहाज लंबा था क्योंकि पानी का जहाज लंबा समय लेता था इंग्लैंड जाने में। अगर ये संयोग घट गया होता, मैं अपने मन में सोचता हूँ, तो शायद एक लंबा समय पानी के जहाज पर अंबेडकर गांधी को एक दूसरे को समझने के लिए मिल जाता। लेकिन उसी रात वायसराय की खबर मिलती है गांधी को कि आप एक दिन देर से जाइए क्योंकि ये जो नमक आंदोलन के बाद का सारा जो इतिहास बना है और उसमें जो समझौता हुआ अरविंद और गांधी के बीच में, उसके बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप एक दिन देर से निकलिए। और गांधी उस जहाज को नहीं पकड़ पाते हैं, पीछे के जहाज से जाते हैं। तो ये मौका एक इतिहास ने शायद नहीं दिया जिसमें दोनों की बातचीत हो पाती।
उसके बाद तो सीधा मुकाबला ही हो जाता है दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि गांधी पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में नहीं है, अंबेडकर हैं। और अंबेडकर को किसने चुना है गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए? तो ब्रिटिश सरकार ने चुना है। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी जितने भारतीय प्रतिनिधि गए हुए हैं वो सब के सब सत्ता के द्वारा चुने गए हैं। गांधी अकेले व्यक्ति हैं जिनको उनकी संस्था ने मनोनीत किया है कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करने दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाइए। तो गांधी अपने संबोधन में कहते भी हैं इस बात को कि आप सब लोग यहाँ आए हैं अपने अपने हिस्से की रोटी लेने के लिए, मैं यहाँ आया हूँ पूरी रोटी ले जाने के लिए। उसके बाद बंटवारा करना होगा तो अपने देश में बैठकर कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, यहाँ क्यों करें? ये इशारा इसी की तरफ था कि आप सबको अपनी अपनी रोटी लेने के लिए अंग्रेजों ने चुनकर यहाँ बुलाया है, क्योंकि सवर्ण भारत भी वहाँ है, राज्यों के जो रियासतें हैं उनका भारत भी वहाँ है, मुस्लिम भारत भी वहाँ है, दलित भारत भी वहाँ है, सिख भारत भी वहाँ है। तो कई तरह के भारत अंग्रेजों ने गांधी जी के सामने वहाँ बिठा दिया है कि भाई आप ही नहीं हैं अकेले जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इतने लोग हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ से ये जो टकराव शुरू होता है अंबेडकर और गांधी जी में। लेकिन इसमें भी एक बड़े समझने की बात है कि इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले तक अंबेडकर ने कभी भी गलती से भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की जी, हमेशा प्रतिनिधित्व की बात की है। यहाँ आकर के उनको पता नहीं है किसने सिखाया होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ पर्दे के पीछे की कहानी, लेकिन पहली बार ये हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट का पता अंबेडकर चलते हैं और गांधी के कान खड़े हो जाते हैं। गांधी के कान काफी पहले से खड़े हैं इस मामले में कि लोगों को अलग अलग पहचान देकर के भारतीय समाज को तोड़ने की अंग्रेजों की जो चाल है, इस चाल में मुसलमान तक तो चले गए, इसके आगे मैं जाने नहीं दूंगा इन लोगों को, इसके आगे भारतीय समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं करने दूंगा। इसीलिए जैसे ही ये सेपरेट इलेक्टोरेट का सवाल आता है, गांधी तुरंत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इस पर तो समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इस पर समझौता कर लूं मैं तो बुद्ध से अभी तक भारतीय समाज को बदलने की जितनी कोशिशें होती रही हैं उन सब पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि आप तो कानूनी रूप से भारत के समाज के एक हिस्से को दलित की मान्यता दे देंगे। मुसलमान मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हिंदू हो सकता है, लेकिन दलित दलित नहीं रह सकता है। उसको तो दलित से निकालना है, उसको तो जिस भी समाज में वो जाना चाहेगा उस समाज की बराबर की हैसियत उसको मिलनी चाहिए। और आप इस कानून से बना रहे हैं कि हमेशा के लिए उसकी पहचान दलित की हो जाएगी, ये टूट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये कह दिया वहीं पर उन्होंने कि अगर कभी भी आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो मैं जान की बाजी लगाकर इसका विरोध करूंगा। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को चर्चा में लाने के बाद बंद कर दिया, फिर उसकी चर्चा आगे नहीं हुई जी, और कॉन्फ्रेंस तो विफल होनी थी, विफल हो गई। मैं कई बार कहता हूं कि कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ इसकी बहुत हम लोग चर्चा करते हैं, कॉन्फ्रेंस के बाहर क्या क्या हुआ उसकी बात नहीं करते जी। असल खेल तो बाहर हुआ और सारा का सारा इंग्लैंड गांधी जी ने जीत लिया। इंग्लैंड समाज का कोई तबका नहीं बचा हुआ है जो उस समय लंदन से निकलकर उतनी दूर एक मजदूरों की बस्ती में जहां गांधी ठहरे हुए हैं वहां नहीं पहुंच जाते हैं। चार्ली चैपलिन भी पहुंचते हैं, इंग्लैंड के आर्क बिशप भी पहुंचते हैं और सारे इंटेलेक्चुअल्स पहुंचते हैं। गांधी की धूम मची हुई उस समय के अगर अखबार देखेंगे तो किसी छोटे कोने में भी अंबेडकर की चर्चा नहीं मिलेगी। आप खत्म हो जाती है दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस और गांधी खाली हाथ उनके ही शब्दों में वापस लौटते हैं और आते ही पकड़ लिए जाते हैं। सारी कांग्रेस पकड़ ली जाती है और उसके बाद बड़ौदा की जेल में गांधी जी बंद हैं और वहीं अखबार में एक छोटी सी खबर वो पढ़ते हैं कि सरकार ने तय किया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया जाएगा। खबर पढ़ते ही वैसा को तार भेजते हैं कि मैं बीच में रुकना चाहूंगा प्रशांत जी, थोड़ा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये सेपरेट इलेक्टोरल शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रशांत जी, पृथक निर्वाचन, जिसके तहत अंग्रेजी हुकूमत ने चाहा था कि अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था हो
और निर्वाचन के अंतर्गत अलग अलग समुदाय के व्यक्ति ही वोट डालकर अपने समाज का प्रतिनिधि चुने, जैसे संसद में अभी चुना जाता है। अंबेडकर इसके समर्थन में थे और मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आज हम महात्मा गांधी के तौर पर जानते हैं, इसके पुरजोर विरोध में थे। और इस हद तक विरोध में थे कि जिस यरवदा जेल के संदर्भ में कुमार प्रशांत जी उल्लेख कर रहे हैं, वहां उन्होंने इसके संदर्भ में अनशन प्रारंभ कर दिया था। जी प्रशांत जी। अभी सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन का फर्क थोड़ा सा हम यहाँ समझ लें तो आपके दर्शकों को भी आसानी होगी। जी। रिजर्वेशन अभी भी है सीटों का। फर्क इतना ही है कि जो रिजर्व सीट है वहां से रिजर्व मतलब जिसके लिए रिजर्व है वही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, लेकिन वोट सभी देते हैं मिलकर। सेपरेट इलेक्टोरेट में कल्पना ये थी कि दलित व्यक्ति खड़ा होगा और दलित ही लोग उसको वोट करेंगे। ये एक बहुत ही अजीब सी व्यवस्था थी, यानी हमेशा वो दलित व्यक्ति जो है वो दलित ही बना रहेगा, क्योंकि दलितों के वोट से चुनकर जाएगा, और वो हमेशा उनका विरोधी ही बना रहेगा जो उसके इलाके में सवर्ण वोटर। ये जो समाज को तोड़ने की कोशिश थी, गांधी इससे सहमत नहीं थे। इसीलिए वो तुरंत ही वायसराय को तार भेजते हैं कि मैं लंदन से कह कर आया था, आपने आज ये निर्णय मैं अखबार में देख रहा हूं, तो मैं इसके खिलाफ आमरण अनशन पे जा रहा हूं। उसके बाद की लंबी कहानी है। अंबेडकर ने टिप्पणी की कि गांधी जी ये मत न समझें कि मैं अपने समुदाय के हितों की बलि चढ़ा दूंगा उनकी जान बचाने के लिए। ये पॉलिटिकल स्टंट मैं खूब समझता हूँ। यहाँ से गांधी और अंबेडकर की बातचीत शुरू होती है, लेकिन सामाजिक दबाव है। और आपने खुद ही कहा कि अंबेडकर कभी भी भारतीय स्तर के नेता नहीं थे, महार जाति के नेता थे। लेकिन दलितों का समाज, हरिजनों का समाज, उपेक्षितों का समाज तो बहुत बड़ा था। तो दलित समाज में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो गांधी जी के समर्थन में हैं, और वो लोग दबाव डाल रहे हैं कि नहीं, गांधी जी से बातचीत होनी चाहिए और इसका कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। और आखिर बड़े दबाव में अंबेडकर इस बात के लिए करीब करीब लाचार हो जाते हैं कि गांधी जी से बातचीत करने वो यरवदा जेल में आते हैं और वहाँ बातचीत होती है। और पहले ही अंबेडकर छूटते ही गांधी जी से कहते हैं कि आपने हमेशा हम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है और आज भी आप उसी अन्याय के लिए हमको मजबूर कर रहे हैं। और 2 दिन की बातचीत के बाद अंबेडकर कहते हैं कि महात्मा जी, मुझको तो मालूम ही नहीं था कि हम और आप इतने करीब हैं। मैं तो मानता था कि हम लोग के बीच बहुत दूरी है। आज आप जिस भूमिका में हैं, अगर उस भूमिका में आप रहें तो आप देश के दलितों के नेता बन जाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं मेरा दुर्भाग्य यही है कि शुरू में हमेशा मैं सबको विरोधी ही लगता हूँ। तो वो शुरू की जो बनी हुई पहचान है गांधी की, वो अंबेडकर को भी बहुत मुश्किल में डालती है। लंबी बातचीत हुई है ये, और आखिर में एक समझौते पर ये लोग पहुंचते हैं। अब मैं ये कहूँ तो अंबेडकर वालों को भी समझना चाहिए कि अंबेडकर एक बहुत ही मजे हुए प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है। वो एक एक कदम को नापते तौलते हैं, क्योंकि वो जिस सत्ता की राजनीति में वो अपनी जगह बनाने में लगे हैं वो बहुत कठोर चीज़ है, उनको मालूम है। इसीलिए वो हिसाब लगाते हैं और वो हिसाब लगा करके देखते हैं कि गांधी जो प्रस्ताव मेरे सामने रख रहे हैं और अंग्रेजों ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा था, उसमें करीब करीब दुगुनी सीटें गांधी प्लेट पर रख करके मुझको दे रहे हैं। अंग्रेजों की व्यवस्था में इतनी सीटें मुझको नहीं मिल रही। 71 सीटें प्रस्तावित थी और यहाँ पर 150 से ज्यादा सीटें, 171 सीटें लेके निकले थे अंबेडकर जी। तो ये गणित कोई भी साधारण भी राजनीति की समझ सकता है। तो अब बारीक बातें तो शायद बहुत संभव नहीं होंगी करनी। नहीं, मैं कुछ और बात समझना चाहता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम समाज सुधारक के तौर पर जानते हैं, एक प्रोफेसर के तौर पर जानते हैं, एक अर्थशास्त्री के तौर पर जानते हैं, कानूनी विधिवेत्ता के तौर पर जानते हैं, संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका को लेकर जानते हैं। पर उस कालखंड के जितने भी नेता हैं, उनकी आजादी के आंदोलन में भूमिका को लेकर भी हमारे मन में जिज्ञासा रहती है, सवाल रहते हैं। बतौर स्वाधीनता सेनानी क्या हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी खांचे में देख पाते हैं, या अंबेडकर उस कालखंड में केवल अपने समाज के हितों के लिए संघर्ष करते रहे,
पर अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के संदर्भ में मौन रहे। इसके संदर्भ में कुमार प्रशांत जी की दृष्टि? मैं हिमांशु जी इसको दो तरह से देखता हूँ। आजादी के दो मतलब हैं। एक मतलब है जिस राजनीतिक आजादी के लिए पूरा देश लड़ रहा है, वो आजादी तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन एक मानसिक आजादी भी बहुत बड़ी है, उसको किसी तरह से कमतर नहीं आंका जा सकता है। मानसिक आजादी की लड़ाई गांधी अपने स्तर पर भारत आने के बाद से गोली खाने तक लगातार लड़ते रहे हैं कि भारत मानसिक रूप से आजाद हो। अंबेडकर अपने छोटे दायरे में दलित समाज को, जिसको वो दलित कहते हैं, उस दलित समाज की मानसिक आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। तो अगर उस लिहाज से मैं देखूं तो मैं उनको कह सकता हूं कि वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। लेकिन राजनीतिक आजादी की लड़ाई की बात अगर देखूं तो मैं ये कहने से हिचक जाऊंगा कि उन्होंने स्वतंत्रता से आंदोलन में भारत की राजनीतिक आजादी की लड़ाई में किसी तरह की भी भूमिका निभाई है। कुमार जितनी प्रशांत जी निभाई को है। संकोच या ठिठक रहे हैं तो इसलिए ठिठक रहे हैं कि जब आजादी की लड़ाई चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी 1942 से लेकर 46 तक, उस कालखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वायसराय के साथ श्रम मंत्री की भूमिका निभा रहे थे। पर मैं जानना ये चाहता हूं प्रशांत जी, अब मैं थोड़े कालखंड को आगे बढ़ा रहा हूं और दुविधापूर्ण कालखंड वही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करते हुए अपने आप को उनसे जोड़े रखने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अगर हम दिखेंगे तो वोट बैंक के समीकरण में कहीं पिछड़ नहीं जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे अन्य कोई भी राजनीतिक दल हो। पर यह जान के हैरत हो जाती है कि जब भीमराव अंबेडकर अपने कर्म क्षेत्र अर्थात महाराष्ट्र से, मुंबई से संविधान सभा का सदस्य बनने की कोशिश करते हैं तो वो चुनाव हार जाते हैं, और संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए बंगाल जाने को मोहताज होते हैं, जहां पर मुस्लिम लीग और जोगेंद्रनाथ मंडल के समर्थन के माध्यम से वह संविधान सभा का सदस्य बन पाते हैं। इसके संदर्भ में कुछ रोशनी दीजिएगा। देखिए, यहाँ गड़बड़ यह है, या कहिए कि समझ की भूल यह है, जिस बात को गांधी कई तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि जिसको तुम दलित समाज कहते हो, वो दलित समाज आखिर है क्या चीज? इसी बड़े समाज की प्रतिबिंब है दलित समाज, जो कमजोर है, कई हिसाब से सताया हुआ है, शोषित है, लेकिन प्रतिछाया इसी समाज की। तो तुम इसको एक होलसेल इकाई समझ करके अगर बात करते हो तो तुम गफलत में पड़ोगे। लेकिन अम्बेडकर इस बात को समझते नहीं हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो पूरे दलित समाज की तरफ से प्रतिनिधि बनकर बात करें, जो उनकी भूमिका दलित समाज को ही स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सवाल आता है, जहां बहुमत का सवाल आता है, वहां हर बार अम्बेडकर मात खा जाते हैं और दलित समाज के ही लोगों के द्वारा मात खा जाते हैं। और आखिर में जैसा आपने कहा, उनको बंगाल जाना पड़ता है संविधान सभा की सदस्यता पाने के लिए। फिर उसके बाद का जो खेल हुआ है वो भी आप जानते हैं, विभाजन हो जाता है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी पाकिस्तान में चली जाती है, इसीलिए वो सदस्य नहीं रह जाते हैं। अब सवाल है कि उनको कहां से संविधान सभा में लाया जाए। मैं इसे पढ़ रहा था प्रशांत जी, और इसमें हैरत में पड़ जाता हूं कि जिन गांधी के विरोधी के तौर पर इतिहास के पन्नों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चित्रित होते हैं, जिस कांग्रेस को भीमराव अंबेडकर के विरोधी के तौर पर ही प्रस्तुत किया जाता है, तो कांग्रेस का सदस्य मुंबई से इस्तीफा देता है जयकर जी के रूप में। गांधी जी के संदर्भ में उल्लेख आता है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाते हैं और ये निर्देशित करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में बने रहना चाहिए और इसकी व्यवस्था हो, और कांग्रेस के सदस्य के द्वारा सीट खाली की जाती है और भीमराव अंबेडकर उस सीट पर चुनकर आते हैं। थोड़ा इस पर दृष्टि देंगे, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? देखिए, ऐसा है कि अंबेडकर तो खुद को तो गांधी विरोधी कहते हैं, गांधी कभी भी अंबेडकर विरोधी खुद को नहीं कहते। गांधी तो उन सारी ताकतों को समेटने में लगे हुए हैं जिनसे भारत की आज़ादी की लड़ाई मजबूत की जाए और आज़ादी के बाद के भारत का भविष्य मजबूत किया जाए, और उसमें उनको अंबेडकर की मेधा बहुत ही आकर्षित करती है। जिस तरह की प्रतिभा है उनके पास, गांधी उस प्रतिभा को पहचानते हैं। गांधी को बहुत जबरदस्त चुनौती दी है, बहुत जबरदस्त कसौटी की है गांधी की अम्बेडकर ने।
मैं इतना भी मानता हूँ कि अगर अंबेडकर नहीं होते तो वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी जी का जो भ्रम था वो नहीं टूटा होता, थोड़ा और लंबा चला होता। लेकिन अंबेडकर के कठोर प्रहार से गांधी को फिर से सोचना पड़ा वर्ण व्यवस्था के बारे में, और ये कहना पड़ा आखिर में आकर के कि मैंने समर्थन तो जरूर किया है, लेकिन ये कालबाह्य चीज हो चुकी है, अब इसको आगे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो अंबेडकर बहुत मेधावी व्यक्ति हैं, बहुत तर्कपूर्ण व्यक्ति हैं, और समाज में उनका अपनी तरह का एक असर भी है। गांधी उन सब का इस्तेमाल आजाद भारत के लिए करना चाहते हैं। तो गांधी की तरफ अगर आप देखेंगे तो गांधी उन सारे कंट्राडिक्शंस को संभाल कर चलने की कोशिश में लगे हुए हैं जो आजादी के बाद और उभर कर सामने आते हैं। गांधी और जवाहरलाल नेहरू, तो इतिहास में दर्ज लिखा हुआ है कि गांधी जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, और फिर एक चिट्ठी ये भी लिख दी आजादी से ठीक पहले कि मैंने तुमको उत्तराधिकारी तो कह दिया है, लेकिन मेरे और उत्तराधिकारी के बीच में कितनी गहरी खाई है ये भी इतिहास में दर्ज हो जाना चाहिए। इसलिए एक बार आ जाओ, हम लोग साथ में बैठकर बात कर लेते हैं, आजाद भारत कैसा होगा। जवाहरलाल डर जाते हैं, वो बातचीत करने आते नहीं हैं, लेकिन वो चिट्ठी तो आज भी इतिहास में दर्ज है। ये भी कंट्राडिक्शन है। तो जो अंबेडकर के संदर्भ में कंट्राडिक्शन दिखता है वो जवाहरलाल के संदर्भ में दिखता है, वो राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में दिखता है कि गांधी कहते हैं कि राष्ट्रपति को 2 कमरे के मकान में रहना चाहिए और इस राष्ट्रपति भवन को हॉस्पिटल बना देना चाहिए, लेकिन उसी 200-300 कमरे के घर में पूरे समय राजेंद्र प्रसाद रह जाते हैं। उनको कभी नहीं लगता है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। एक नया कंट्राडिक्शन है। गांधी जी के पटे शिष्य हैं वो। जिस ब्यूरोक्रेसी को गांधी तुरंत बदलने के लिए बार बार आग्रह करते हैं, उसी ब्यूरोक्रेसी के दम पर नया भारत चलाने में सरदार पटेल लगे हुए हैं। उनको नहीं लगता है कि इस ब्यूरोक्रेसी का चरित्र बदलना पड़ेगा, ये गुलाम बनाने वाली ब्यूरोक्रेसी है। यानी ये कंट्राडिक्शन भी है। तो अंबेडकर के ही संदर्भ में हम लोग क्यों इतने कटु होते हैं? सबके साथ वैसा कुछ रहा है। लेकिन अंबेडकर की प्रतिभा का इस्तेमाल आजाद भारत को बनाने में कर लिया जाए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक विदेशी एक्सपर्ट को लाने का प्रस्ताव लेकर जब जाते हैं जवाहरलाल गांधी जी के पास, तो गांधी जी कहते हैं क्यों उसको बुला रहे हो, अंबेडकर है ना, उसको क्यों नहीं ड्राफ्टिंग कमेटी में ले लेते। इस तरह से अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी में आ जाते हैं। अंबेडकर जब पहले कैबिनेट बनाते हैं जवाहरलाल जी और उसकी लिस्ट लेकर गांधी जी को दिखाने जाते हैं, तो ऊपर से नीचे तक लिस्ट पढ़कर कहते हैं इसमें अंबेडकर का नाम नहीं है। तो कहते हैं कि जवाहरलाल झुंझला जाते हैं, कहते हैं किनकी बात आप कर रहे हैं, जिसने कभी आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया वो आजाद भारत की कैबिनेट में रहेगा। तो कहते हैं जवाहरलाल, ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं बन रही है, ये स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बन रही है, और ऐसी किसी भी कैबिनेट में अंबेडकर की जगह होनी ही चाहिए। तब अंबेडकर कानून मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अनिच्छा के बावजूद दाखिल होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विरोधाभासी चीजों को गांधी संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुख इतना ही है कि उनकी इस भूमिका को अंबेडकर भी बहुत समय तक समझ नहीं पाए। आखिरी दिनों में जाकर उनको इसका रियलाइजेशन हुआ। और बड़ा ही अच्छा सा एक प्रसंग है कि अपनी शादी का कार्ड लेकर के अंबेडकर सरदार के पास जाते हैं देने के लिए। अब ये शादी सवर्ण और दलित के बीच हो रही है जी, सविता जी के तो साथ। सरदार वो कार्ड पढ़ के कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है, बधाई आपको, आज बापू अगर होते तो बहुत खुश होते। अंबेडकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और फिर बोलते हैं हाँ मैं जानता हूं। तो वो सामाजिक रूप से कहाँ जगह खड़ी करना चाहते हैं गांधी अंबेडकर को, इसका अंदाजा अंबेडकर को भी बहुत आखिरी समय में हुआ। और अगर उनके सचिव की जो लिखी हुई किताब है वो आप देखेंगे तो अंबेडकर आखिरी समय में कहते हैं कि दलित समाज के लिए सोचने वाले दलितों में भी अब कोई बचा नहीं है। गांधी कहते हैं मेरे ग्राम स्वराज को सोचने के लिए पूरी सरकार में कोई बचा नहीं है। तो ये दृष्टि तो उसी जगह पर लेकर जाती है कि समाज को जब तुम बदलना चाहते हो तो तुम बहुत अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर संतुष्ट हो जाते हैं और तुम उस बड़ी तस्वीर को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो तो दिक्कत तो आती है। अंबेडकर को भी आई, लेकिन इतिहास तो बड़ा क्रूर होता है, अपनी दृष्टि से चलता चला जाता है, वो किसी के लिए भी दया नहीं दिखाता है। तो आज जिस अंबेडकर की आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी
छवि बन गई है और हर पार्टी जिसकी विरासत को स्वीकार करने को तैयार है, वो राजनीतिक इस्तेमाल है अम्बेडकर का। अम्बेडकर होते तो शायद सबसे पहली लड़ाई इसी से लड़ते हैं कि उनका ऐसा राजनीतिक इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। पर मेरा क्या सवाल करेंगे? आपसे यह है, अब अभी तक मैं एक गांधीवादी विचारक से बात कर रहा था, अब मैं उन कुमार प्रशांत से भी बात करना चाहता हूं जो प्रखर पत्रकार रहे हैं। तो प्रशांत जी, आपसे जानना चाहता हूं, देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल, एक सबसे पुराना राजनीतिक दल, एक आज की तारीख में सबसे बड़ा राजनीतिक दल, किसकी विचारधारा, किसकी सोच वस्तुतः अंबेडकर से मेल खाती है? भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पैरोकार है, हिंदुओं की पैरोकार है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संदर्भ में संकल्पबद्ध है, हिंदू धर्म को जीवन पद्धति के तौर पर व्यक्त करती है संघ के माध्यम से। और संघ का जहां मुख्यालय है अर्थात नागपुर, वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। इस पर कुमार प्रशांत जी की दृष्टि जाती है क्या, और जाती है तो वो क्या देख पाती है? थोड़ा साझा कीजिए ना हमसे। देखिए ना, अगर इस तरह से हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये बहुमत की जो राजनीति है उसका आधार क्या है कि किस तरफ से मत ज्यादा मिल सकता है। तो स्वाभाविक है कि बहुजन जो है उसके मत ज्यादा हैं। बहुजन को साधने की कोशिश जो पार्टी कर सकेगी उस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलेगा। कांग्रेस ने अपनी तरह से आजादी के बाद एक लंबे समय तक वो समीकरण साध कर रखा और इसलिए इतना लंबा समय उसको सत्ता में मिला। लेकिन यहाँ पर आकर के एक बात पत्रकार के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस दर्शन में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है और वो एक दर्शन में विश्वास करती है, वो दर्शन पूरी तरह से समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ का दर्शन है। वो दलित हो, महिलाएं हो, दूसरे पिछड़े वर्ग हो, इन सब के खिलाफ जो दर्शन खड़ा है उस दर्शन पर विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार। उनके लिए मजबूरी है, जब तक वो लोग उस दर्शन को बदलते नहीं हैं तब तक उनके लिए आगे बढ़ना या इस छवि से बाहर निकलना मुश्किल है। कांग्रेस के पास एक सुविधा है कि वो व्यवहार में बेईमानियां बहुत करती ही आई है, और मैं जिस कांग्रेस को देख पा रहा हूं उसके बारे में नहीं कहूंगा कि आगे वो नहीं करेगी, लेकिन उसके दर्शन में ये बात नहीं है, क्योंकि उसका दर्शन तो कहीं गांधी जी से मिला हुआ दर्शन है। वो कहता है कि समाज के इस वर्ग के लिए विशेष अवसर बनाने पड़ेंगे, तुमको जगहें छोड़नी पड़ेंगी, उन जगहों पर उनको लाकर आगे खड़ा करना पड़ेगा। ये दर्शन है कांग्रेस के पास। इसीलिए अगर कांग्रेस और बीजेपी में जब तुलना मैं करता हूं तो मैं मानता हूं कि जिसके दर्शन में इसकी गुंजाइश है उस ताकत को, जिसके दर्शन में इसकी गुंजाइश ही नहीं है उस पर वरीयता देनी चाहिए। पर कुमार प्रसाद जी, आपने संघ को खारिज कर दिया, पर संघ तो दावा करता है छुआछूत के खिलाफ हम हैं, अस्पृश्यता के खिलाफ हम हैं, वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासियों को उत्थान के लिए उनका काम जमीन पर दिखता भी है। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, शोषक के संदर्भ में आजकल सबसे बड़े पैरोकार तो भाजपा के लोग ही दिखाई देते हैं। बातें आप अगर सोचेंगे तो चर्च भी यही सारे दावे करता है जी। और चर्च की जो क्रिश्चियनिटी की जो पूरी फिलॉसफी है जो ये कहती है कि क्रिश्चियनिटी का स्वीकार किए बगैर मानव का उद्धार नहीं है, वो ये सारे काम करते हुए लोगों को क्रिश्चियन बनाने में लगी हुई है। यही काम आप भी कर रहे हो, इसमें कोई नकल की बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक छोटी सी बात कह देता हूं कि जब हमारा 77 का आंदोलन सफल हुआ और केंद्र में सरकार बदली, और आप जानते हैं कि उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वगैरह की भी कुछ हद तक भूमिका थी, कुछ हद तक जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि अभी दावे बहुत अलग तरह से किए जाते हैं। तो जब उस समय के संघ संचालक जयप्रकाश जी से मिलने आए तो जेपी ने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि आप संघ के दरवाजे दलितों और मुस्लिमों के लिए खोल दीजिए। इस दरवाजे को बंद रखोगे तो तुम्हारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब टूट जाएगा। तो टूटने की हद तक अभी पहुंचा तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह के कंट्राडिक्शंस उभर रहे हैं वो थोड़े समय में सामने आएंगे। लेकिन आज तक भी संघ की हिम्मत नहीं हुई है कि वो अपने दरवाजे इन वर्गों के लिए घोषणा करके खोल दे। तो कहां पर
दिक्कत है, उस दर्शन में दिक्कत है। अब एक दृष्टि और दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजाद भारत में 2-2 लोकसभा चुनाव हार गए, और हद तो यह रही कि अपने पीए से भी हार गए, और दूसरे उपचुनाव में तो तीसरे नंबर पे भी पहुंच गए। 1956 6 दिसंबर 1956 में उनका अवसान हो गया। पर ऐसा महसूस करता हूं कि 90 के दौर से अचानक भीमराव अंबेडकर का भारतीय राजनीति में पुनर्जन्म हो गया। ये जो 25 साल का मौन रहा, इस पर कुमार प्रशांत जी की कोई दृष्टि है? जब आप जेपी आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण क्रांति में लगे हुए थे, तब अंबेडकर इतने ही याद आते थे क्या? अंबेडकर को उस समय इसी शिद्दत से याद किया जा रहा था, या आपने भी उस बदलाव को महसूस किया है कि बहुजन समाज पार्टी के उदय के साथ जय भीम का भी उदय हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां भी आप कोई पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं अपने हित को, वहां वो चीज बहुत अलग तरह से सामने आती है। ये डेमोक्रेसी की विशेषता है। तो लोकतंत्र में जब भी कोई समुदाय अपने हित को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में बदल देता है, जो बहुजन समाज पार्टी बनाने के कारण कांशीराम जी ने संभव करके दिखाया, तो स्वाभाविक था कि वो बात आगे बढ़ती। उसके पास आइकन कौन था? उसके पास यही हर चुनाव हारा हुआ, कभी भी बगैर कांग्रेस की मदद के, बगैर राष्ट्रीय मंच पर उपस्थिति जिसकी संभव नहीं हुई, वो भीमराव अंबेडकर ही थे जो उनके लिए आइकन बन सकते थे। इसलिए उन्होंने उनको आइकन बनाया, और उनको आइकन बनाते ही एक नया पॉलिटिकल धारदार इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में आ गया। दूसरे राजनीतिक दलों को लगा कि ये इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह इनके ही हाथ में अगर रहेगा तो अपनी गर्दन सलामत नहीं है। इसलिए इस हथियार को हम लोग को भी बांट लेना चाहिए, और उस बांटने की कोशिश में आज हर कोई अंबेडकर का भक्त बना हुआ है। अंबेडकर उस दिन बिल्कुल ही शक्तिहीन आपको दिखाई देंगे जिस दिन इन लोगों में से किसी की सत्ता बन जाएगी। इसलिए अगर मैं कहूँ ये कि अगर बहन मायावती जी के कार्यकाल को आप देखेंगे, तो मूर्तियां बनाने के अलावा अंबेडकर के किसी दर्शन की तरफ सरकार गई हो, ऐसा मुझको दिखाई नहीं देता। बल्कि वो पिछली सरकारों की खराब कार्बन कॉपी की तरह ही हमको दिखाई देती है। तो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना एक बात है, और पॉलिटिकल फिलॉसफी को स्वीकार करना एक बात है। अंबेडकर खुद भी इस उलझन में बहुत लंबे समय तक फंसे रहे हैं, क्योंकि आप देखते ही हैं अंबेडकर कभी टाई सूट के बगैर दिखते नहीं हैं, और गांधी कपड़ा ही बदलते रहते हैं। अंबेडकर कहते हैं इस शिक्षा में घुसो, गांधी कहते हैं इस शिक्षा को बंद करो, ये शिक्षा किसी काम की नहीं है। तो ये जो फर्क है चीजों का देखने का, वो अंबेडकर को भी बहुत बाद में, एकदम आखिर में आकर थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा था, लेकिन तब तक तो कहानी खत्म हो गई। पर कहानी तो असल अब समझने की है ना प्रशांत जी। जिस गांधी का दर्शन इतना बड़ा था, जिस गांधी का विचार इतना बड़ा था, जिस गांधी के जीते जी जन समर्थन इतना विशाल था, बदलते वक्त के साथ चुनावी सियासत में कौन आपको ज्यादा प्रभावी दिख रहा है? महात्मा गांधी का नाम लेना आपको ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है, ज्यादा असरकारक दिख रहा है, या जिनकी छवि गांधी विरोधी के तौर पर उकेरी गई, कुछ हद तक सही भी रही, वो भीमराव अंबेडकर ज्यादा बेहतर और धारदार हथियार के तौर पर हैं वर्तमान सियासत में? इस पर दृष्टि आपकी? हाँ, कह सकते हैं। आपकी जो प्रैक्टिकल राजनीति है, जो आज ही सत्ता का सुख देखना चाहती है, उसके लिए अंबेडकर शायद ज्यादा अधिक धारदार हथियार हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि अंबेडकर के जीवन से अगर गांधी को निकाल दें तो उनके हथियार की धार खत्म हो जाती है। तो अगर अंबेडकर को कभी प्रभावशाली रूप से भारतीय राजनीति के केंद्र में आना है, तो उनको गांधी के कपड़े पहनकर आना पड़ेगा। उसके बगैर उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं कि ये सरकार जो गांधी के हर विचार के विरोध में चलने वाली सरकार है, वो जितनी बार गांधी का नाम लेती है उतनी बार शायद गांधीवादी भी गांधी का नाम नहीं लेते, क्योंकि ये पॉलिटिकल मजबूरियां हैं जिनका ये परिणाम हम देख रहे हैं। तो मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित नहीं हूँ कि अभी तुरंत अंबेडकर ज्यादा प्रभावी है या गांधी प्रभावी है। काल के का जो स्केल है वो इतना छोटा नहीं होता है, बड़ा स्केल है। और बड़े स्केल में, जैसा मैंने आपसे कहा, अंबेडकर कभी भी अगर प्रभावी बनेंगे तो उनको गांधी का ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। ये सवाल थोड़ा विषयांतर के तौर पर हो सकता है, पर दृष्टि तो इसमें चाहिए। क्यों आज अंबेडकर ज्यादा धारदार महसूस हो रहे हैं?
क्या कुमार प्रशांत जी को लगता है कि आजादी के बाद की सियासत में एक परिवार ने अपने नाम के साथ जो गांधी शब्द जोड़कर रखा, उसने कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की शख्सियत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया? लोग उसके साथ जोड़ के देख लेते हैं। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि जाती है आपकी? मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ये जो खेल हुआ, एक परिवार ने गांधी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया, इसको भारत के किसी भी वर्ग के लोगों ने गांधी परिवार का एक्सटेंशन माना होगा, गांधी जी के परिवार का एक्सटेंशन माना होगा। सभी इस खेल को समझते हैं। और एक नाम की तरह महात्मा गांधी के नाम की बीड़ी भी बिकती है और गांधी ब्रांड की गंजी भी बिकती है। सभी जानते हैं उसका गांधी से कोई रिश्ता नहीं है। इस परिवार का भी गांधी से कोई रिश्ता नहीं है। ये गांधी परिवार के लोग नहीं हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और जिस तरह की असहमति, विरोध और सीधी टक्कर गांधी परिवार के लोगों के साथ इस गांधी परिवार की होती रही है, उसके बाद ये भ्रम रखने का और भी कोई कारण नहीं है कि उसके नाम को बदलने से किसी तरह का कोई भ्रम हुआ हो या गांधी की छवि कमजोर हुई। अब अपन आखिरी में आ जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज के समय में प्रासंगिकता को लेकर आपकी कोई दृष्टि है? केवल इतनी ही प्रासंगिकता है क्या? चुनावी राजनीति के अंतर्गत यह बोलना बड़ा जरूरी है कि हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में आस्था एक, और दूसरा इस संबोधन को लेकर आपकी कितनी सहमति है? एक लंबी चौड़ी संविधान सभा में अनगिनत विशेषज्ञों की मौजूदगी, 2.5 साल का विमर्श मंथन, उसके निचोड़ के तौर पर एक किताब, लेकिन हर मंच से बोल दिया जाता है भारतीय संविधान के निर्माता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक महात्मा गांधी हम बोल देते हैं, उसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं, सिर्फ गांधी ही अकेले नहीं है, लेकिन उन सारी ताकतों को समेट कर एक प्रतीक बन जाते हैं। हमारे भारत का सबसे ऊंचा माथा तो स्वर्ग माथा, एवरेस्ट सबसे ऊंचा माथा। वैसे ही भारतीय संविधान के रचना में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। मैं तो जब संविधान सभा की बहस पढ़ता हूं तो मैं कई बार कहता हूं कि दरअसल में संविधान का निर्माता तो जवाहरलाल नेहरू है, जो कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर बहुत बुनियादी बातें उन्होंने नहीं की हैं, लेकिन संविधान सभा का प्रतीक बन गए हैं अम्बेडकर। और मैं मानता हूं वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है अम्बेडकर का कि आज संविधान के बारे में अगर बात करो, संविधान को समझने और उसको सही तरीके से लागू करने की बात करो, तभी तुम अम्बेडकर के प्रति सच्चे हो सकते हो। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अम्बेडकर के बाकी सारे पॉलिटिकल उनकी जो कोशिशें थीं और जो नीतियां थीं, उन सबसे हम बहुत सारी चीज़ों से असहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आज भारत जहां खड़ा है उसको टिकाए रखने के लिए इस छोटी सी किताब की, जिसके जिक्र आपने किया, ये संविधान नाम की जो किताब है, इसका प्राणवायु रिश्ता है भारत की लोकतंत्र के साथ। इसको बचाने की जितनी कोशिशें हम करेंगे, इसको मजबूत करने की जितनी कोशिशें हम करेंगे, वो सब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि के रूप में जाएगा। इतना तो मैं महसूस करता हूँ। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान के संदर्भ में एक प्रतीक के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वक्त के साथ इस देश के मानचित्र पर उभर गए। कुमार प्रशांत जी की दृष्टि कहती है उस संविधान की भावनाओं को सहेजने के संदर्भ में, सुरक्षित बनाए रखने के संदर्भ में जितना बेहतर योगदान हम देंगे, उतने ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्पित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमार प्रशांत जी, ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आगे भी आपको याद करते रहेंगे, तकलीफ देते रहेंगे, और भरोसा है कि अपने स्नेह के चलते आप हमारे आग्रह को स्वीकार भी करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज के इस ही सार्थक संवाद में इतना ही। दीजिए मुझे याद, कल मिलेंगे चर्चा में, तब तक के लिए सादा प्रणाम।